YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी अलजेब्रिक की जिस तरह वैल्यू लिखते हैं ना उस शक्ल में इनको लिखना है। द सम क्या होता है? किसी नंबर्स को प्लस करने को, ऐड करने को कहते हैं सम। उसका जो आंसर आता है 3A एंड 8, 3A और 8 का क्या करना है? सम। 3A और 8 का सम, ये इसका आंसर आ गया वन पार्ट का। डिफरेंस ऑफ 5P एंड 5, इन दोनों का डिफरेंस होता है माइनस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5P माइनस 5, ये डिफरेंस है। इसमें 5 माइनस 5P भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले है उसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डिवाइड 5A बाय 8B, 5A को डिवाइड करना है, 5A को डिवाइड करना है 8B से, इस तरह करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको 5A डिवाइड बाय 8B, इसको दोनों तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर A एंड 4 टाइम अ वेरिएबल y 4 टाइम है और दूसरा नंबर है n। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम अ वेरिएबल y, एक नंबर n है और दूसरा है y का 4 टाइम। y का 4 टाइम होगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई। इसको हम ऐसे दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, 2-3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ऐसे n भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रे में भी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिख देंगे बिल्कुल ये ठीक है। वैसे आपको समझा देता हूँ कि ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें होता है कि 4 पहले लिख दें, 4y और n ऐसे लिख दें तो भी ठीक है। जिस तरह भी आपको समझ लगी है वही तरीका इसमें ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ n लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कितना है? n लीटर। n कोई नंबर है लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन n की आप समझे n है कोई, जैसे हम कहते हैं 5 लीटर है या 6 लीटर है, ऐसे उन्होंने कह दिया n लीटर है। इतने लीटर ऑयल है और 1 लीटर की प्राइस है 170 रुपीज़ पर लीटर, तो उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। तो जो उसका रेट होता है ना, रेट, उसको उसके लीटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसमें आ जाएगी ऐसे, कॉस्ट 170 को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 170 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो लीटर्स हैं वो n है और 1 लीटर की प्राइस है 170 रुपीज़। तो जब भी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो ना, तो जितने लीटर्स हों उसको उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये 170 n का मतलब होता है अगर ये वेरिएबल नंबर के दरमियान में कोई साइन ना हो, इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चाहे आप ऐसे करके भी लिख दें n, तो लेकिन अलजेब्रे में ना ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 170 को n से मल्टीप्लाई करें तो 170 n बनता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है वसीम इज़ 2 टाइम एज ओल्डर एज उमर। वसीम उमर से कितना है? 2 टाइम, जितनी उम्र की एज है ना वसीम उसका 2 टाइम है। एंड उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर, और उमर आमिर से 3 साल 3 ईयर बड़ा है। तो उमर बड़ा है किससे? आमिर से। कितना? 3 ईयर। इफ़ उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हमें जो उन्होंने दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है उम्र की एज उन्होंने बताई हुई है। उमर इज़
n ईयर ओल्ड, उमर एज n, ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड। और वसीम कितना है, ये पार्ट हो जाएगा 2 का आंसर डायरेक्ट ही। पार्ट 1 है वसीम की एज, वसीम एज जितना उम्र है ना, उम्र उसका वसीम उम्र की उम्र का 2 टाइम है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी उम्र की एज का डबल कर दें, 2 टाइम कर दें, तो वो वसीम की एज बन जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में है आमिर एज। आमिर का बारे में उन्होंने बताया कि जो उम्र है ना वो उससे 3 साल बड़ा है। अगर उम्र 3 साल बड़ा है, उन्होंने तो आमिर की उम्र पूछी है ना, तो आमिर तो उम्र से 3 माइनस कर दें, जितनी भी उम्र की एज है ना, उम्र की एज उन्होंने बताया था जो उम्र है वो 3 साल बड़ा है किससे, आमिर से। तो इसका मतलब है कि उम्र की एज से ये जितना बड़ा है इतना उम्र की एज का तो हमें पता है ना, उम्र की एज से 3 कम कर दें, क्योंकि ये 3 साल ज़्यादा है ना, इसकी जितनी भी एज है उसमें से 3 कम कर देंगे तो वो आमिर की एज बन जाएगी। तो ये तीनों के बेटा आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनकी टर्म्स की फॉर्म में इनको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स होती क्या है। किसी भी अलजेब्रे की वैल्यू में जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ जाए, कौन से साइन, 2 साइन ही मैंने बोले हैं, प्लस का साइन या माइनस का साइन, इन दोनों साइन में से कोई भी साइन आ जाए वहाँ से अगली टर्म शुरू हो जाती है। अब जैसे देखें n+3, इसमें प्लस आ गया ना, तो ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये है, एक टर्म ये होगी और दूसरी टर्म ये होगी। अगर प्लस हो तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस का हो तो माइनस लिखना होता है। अब इसकी टर्म्स लिखनी है, इसकी टर्म्स हैं, ये प्लस आ गया, एक टर्म ये उसकी हो जाएगी 2n और दूसरी टर्म्स कॉमा लगा के ना 6m, ये हो गया। अब देखिए इस वाले में थर्ड पार्ट में ना ही इसमें प्लस है ना ही माइनस है, ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई जहाँ तक भी मल्टीप्लाई हो रहा हो ना तो वो एक ही टर्म होती है, ये एक ही टर्म है। इसको चाहे इसी फॉर्म में लिख दो तो भी ठीक है, ये सारी एक ही टर्म है। ऐसा लिख देंगे फिर भी ठीक है, या इनको इकट्ठा करके लिख दें। अगर वेरिएबल को इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ भी जोड़ के लिखा हो ना तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में देखें, आप फोर्थ पार्ट में है जहाँ पे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए वहाँ से अगली टर्म होती है। तो इसकी ना हर टर्म को अलग अलग करके लिखना है। इसमें ये एक टर्म है 4x और y, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक टर्म इसकी ये हो जाएगी 4xy, प्लस आ गया, अब अगली टर्म ये है 6y, फिर आगे माइनस आ गया, फिर कॉमा लगा के अगर माइनस हो तो -7 लिख लेना है, -5। तो अगली टर्म इसकी 1 2 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। फिफ्थ पार्ट में देखें कि फिफ्थ पार्ट में ए बी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस एक ही आ रहा है, तो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, एक टर्म इसमें ए बी हो जाएगी और दूसरी टर्म इसमें 2 हो जाएगी, यानी +2 कह लेंगे। अब प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही प्लस लिख दें तो ये दूसरी टर्म इसकी ये होगी। तो ये इसकी टर्म्स को हमने लिख दिया है। तो इसको ज़्यादा मैं स्टूडेंट को ऐसे भी कहता होता हूँ कि जब उसकी टर्म्स बतानी हो ना किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो प्लस को हटा के वहाँ पे कॉमा लगाते जाएं बस। जैसे ये होता है ना, इसका कॉमा लगा दें, n और 3 जैसे ये बन गया, इसका ये है, इसका कॉमा लगा दें कि 2n और 6m हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे क्योंकि प्लस है ही नहीं है तो इनको इकट्ठा वैसे का वैसे ही रहने देंगे। इसमें ये प्लस को हटा के कॉमा, अगर माइनस हो तो माइनस वैसे ही रहने देना होता है, बस ना माइनस से पहले कॉमा लगा देना होता है इसका भी यहाँ पे। तो ऐसे ये टर्म्स बन जाती हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो पूछ रहा है वो कहते किसको हैं। तो जिस तरह एक नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, एक नंबर्स है एक वेरिएबल्स हैं। तो जब एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, ये 4x का मतलब होता है 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है ना, जो वेरिएबल के साथ नंबर अटैच होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जब तक वो अकेला है उस वक्त तक उसको कोएफिशिएंट नहीं कहते, जब वो किसी वेरिएबल के साथ अटैच हो जाता है तो फिर उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो
तो जैसे देखिए इसके अंदर कोफिशिएंट कौन सा है, इसके अंदर कोफिशिएंट ए का 4 है और बी का 3 है, ठीक है। इसी तरह ए बी ये इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके साथ 23 कोफिशिएंट है। एक्स वाई जी के साथ कोफिशिएंट ये सारा 2/5 है। जिसके साथ कुछ नहीं ना होता उसके साथ 1 लिखा जाता है, 1, इसका कोफिशिएंट 1 है। इसका 15 है और क्यू का 81 है। और ये वेरिएबल के साथ नहीं, अकेला हो तो फिर उसको कोफिशिएंट नहीं कहते। कोफिशिएंट उसको कहते हैं जब वेरिएबल के साथ हो, अल्फ़ाबेट्स के साथ जो नंबर आता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और उर्दू में कोफिशिएंट को कहते हैं अददी सर। तो उम्मीद है कि आपको कोफिशिएंट का जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। ये वेरिएबल के साथ जब तक अटैच होते हैं ना उस वक्त इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और 3। इसका 23 है सिर्फ, इसका 2/5 है, इसका 1 है। ये जो अकेला होता है ना ये कांस्टेंट मैंने बताया ना, बुक के पीछे इन्होंने इसको भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है। जब अकेला होता है उस वक्त इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो जब वेरिएबल्स के साथ होता है ना उस वक्त इसको कोफिशिएंट कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका 15 और 81 है इसका कोफिशिएंट, 9 नहीं है। सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन सब में क्या क्या अलग करना है, इसमें कांस्टेंट अलग करने हैं, वेरिएबल अलग करने हैं और कोफिशिएंट अलग करना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जो वो नंबर जो वेरिएबल के साथ नहीं होते, अलग से होते हैं, ठीक है ना, जो अलग से होते हैं किसी वेरिएबल के साथ नहीं, जैसे ये अलग है। और तीसरी चीज़ आ गई कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा है, जो वेरिएबल के साथ नंबर अटैच होते हैं, ठीक है ना, वो कोफिशिएंट होते हैं। वो नंबर जो कोफिशिएंट के साथ अटैच होते हैं, वो जो नंबर वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट। और जो नंबर अलहदा से होते हैं, अकेले किसी वेरिएबल के साथ नहीं होते, वो कहलाते हैं कांस्टेंट। तो अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल, आइए इनको लिखते हैं। तो इस वाले तमाम क्वेश्चन को मैंने पेज के ऊपर लिख लिया ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। तो इसमें बेटा ये है कि सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट का मैंने बताया ना कि जो अकेला नंबर होता है वो ये है। वेरिएबल वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। अगर ये नंबर और ए वगैरह हो तो फिर इसको वेरिएबल ही कहते हैं, ये वेरिएबल है। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ना वो कोफिशिएंट कहलाता है। अब इसमें देखिए कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट है -4 या 4 कह लें। तो और इसमें वेरिएबल आ रहे हैं ए और बी और कोफिशिएंट। इन वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच हैं वो नंबर कहलाएंगे इसके कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जो अलहदा से नंबर होता है, इसके साथ कोई अलहदा नंबर नहीं है। अगर अलहदा नंबर ना हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0, तो प्लस माइनस में 0 लिखा नहीं जाता, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी के साथ अलहदा नंबर नहीं है तो वहाँ पे 0 लिखा जाता है। वेरिएबल इसमें यूज़ हुए हैं, पी एंड क्यू यूज़ हुए हैं। और कोफिशिएंट जिसके साथ कुछ ही ना होता, इधर 1 होता है, ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट 1 होएगा। इसी तरह जो कोफिशिएंट में आता है ना 1, वो लिखते नहीं होते। अब इसमें एक नई चीज़ आपके लिए जो आ रही है इस वाले पार्ट में, वो ये है कि जब एक्स वाई भी दिया हो और उसके साथ ए दिया हो, तो ये बात थोड़ी सी आपके लिए नई है। नई थोड़ी सी क्या है, बिल्कुल नई है। इसमें जो एक्स वाई होता है ना ये वेरिएबल कहलाएंगे। जब एक्स और वाई के साथ ए बी आ जाए, फिर ए बी को यहाँ पे कांस्टेंट नहीं कहते। वैसे तो हमने पहले देखो इनको वेरिएबल ही कहा है ना, लेकिन जब एक्स वाई अलहदा से एक्स वाई के साथ ए बी आ जाए ना, उस वक्त एक्स वाई जो होते हैं ये वेरिएबल्स में आते हैं। लेकिन जो एक्स वाई के साथ अगर ए बी सी वगैरह आते हैं ना, वो नंबर्स उनको नंबर कंसीडर करते हैं, नंबर्स। ये एक्स का कोफिशिएंट ए है और बी का कोफिशिएंट बी है। और अगर ए बी सी अलहदा से है तो सी इसका कांस्टेंट कहलाएगा। जब एक्स वाई के साथ आए ना तो फिर ये कांस्टेंट में यानी कि नंबर्स में कंसीडर होते हैं ए बी सी। तो जब अकेले आए तो फिर उस वक्त ये वेरिएबल्स ही होते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो अब ये देखो नंबर्स के साथ है, जिस तरह ऊपर था वैसे यहाँ पे है। अब ये इसका कांस्टेंट सी है,
जो अलग से है ये सी है, लेकिन जब ये नंबर के साथ ए बी आएंगे तो फिर ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल इसका ए और बी है, और इसके कोएफिशिएंट ए के साथ 3 है और बी के साथ 4 है, तो ये इसके कोएफिशिएंट हो गए। तो ये बेटा इस पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट है सेपरेट लाइक टर्म्स। सेपरेट मीन होता है अलग-अलग करें। लाइक टर्म, लाइक का मतलब यहाँ पे है एक जैसा होना। टर्म्स, एक जैसी जो टर्म्स है ना उनको अलग-अलग करें। जैसे इसमें जो टर्म्स एक जैसी होती है लाइक टर्म, ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं। जैसे ये ए है, इसके साथ कोएफिशिएंट का कोई तलक नहीं होता लाइक टर्म में। इसके साथ ए है तो जो जितनी ए वाली होंगी ना वो सारी लाइक टर्म्स हैं। 3a, 5a और ए वाली कहाँ पे है? ये 9a, 9a के बाद 76a ये होगी। तो अगर आप अपनी आसानी के लिए जो होगी हैं उनके ऊपर आप टिक भी करती हैं, ए वाली होगी हैं सारी। ये अगर कोई रह गई हुई तो बाद में उसको भी देख लेंगे। ये तो हो गया ए ग्रुप, इनको ब्रैकेट में कर देता कि ये लाइक टर्म्स हैं। अब एम वाली आ गई हैं तो आप एम वाली कर लेते हैं। 21m और 4m। मैंने बताया ना ये वेरिएबल जो होते हैं ना, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये सेम होने चाहिए लाइक टर्म में। इसके साथ कोएफिशिएंट का तलक नहीं होता, मगर लाइक के लिए सिर्फ वेरिएबल देखे जाते हैं। 4m और m वाली नहीं है, इसको भी टिक कर लेता हूँ एम वाले भी, ताकि पता चल जाए कि ये भी हो गई हैं। इसके बाद आ गई पी वाले आ गए, इसको इधर मैं लिख लेता हूँ ताकि सामने रह जाए। 8p और पी वाली ये 3p और इसके बाद 3 और पी वाली कोई नहीं है, तो ये दोनों लाइक टर्म है। पी ये वाली भी होगी और पी ये भी होगी। अब एस, इसमें एस एक ही है और एस वाली कोई नहीं है। एल भी एक ही है, एल कोई नहीं है। बी सी, अच्छा ये बात भी याद रखना है, बी सी या सी बी ये एक ही बात होती है। 17 बी सी या 9 सी बी, तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बी सी लिखा हो चाहे सी बी लिखा हो, तो 9 सी बी। तो ये लाइक टर्म्स हैं। ये 1 2 3 4 तरह की लाइक्स हैं। वो दूसरी जो बच गई हैं वो तो है ही के लिए ना, उसके साथ तो कोई लाइक उस जैसी तो कोई है ही नहीं है। तो जो के लिए वैसे उनको अलग-अलग ऐसे करके लिख दो कि ये 2s और 8l। इसकी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अकेली के लिए हैं। तो ये 4 ग्रुप हैं जो लाइक टर्म्स के हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ये अलग-अलग टर्म्स दी हुई हैं, इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का जैसा ही है। 3 में इकट्ठा लिखा हुआ था तो हमने इसको टर्म्स की फॉर्म में लिखा था, ये प्लस हटा के कॉमा, और यहाँ पे ये कॉमाज है, इसको हटा के हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। आप जैसा देखो इसमें आ जाएगा कॉमा हटा के ये आ जाएगा x प्लस वाई। इसका यहाँ जहाँ कम है ना वहाँ प्लस लिखते जाएंगे, यहाँ भी प्लस आ जाएगा इसके आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये a प्लस 2a प्लस 3a, इसको आ जाएगा x, ये कामा हटा देंगे ऐसे। अगर माइनस हो तो ना फिर वो माइनस सा लिखना होता है ऐसे करके, x माइनस वाई प्लस 3x, x माइनस वाई प्लस 3x, यानी कामा हटा के प्लस आ जाता है, अगर माइनस हो तो वो माइनस ही रह जाता है। अब यहाँ पे भी देखो ये p प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी p प्लस पी क्यू प्लस r। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो गया। तो इस वाली इस वाली टर्म्स को जब हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी सब का प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉमे की जगह प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। ये तो इनका पहला स्टेप है जो मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे कुछ होती हैं ऐसी टर्म्स होती हैं जो लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स के बारे में हमने पहले भी सीखा है, जो एक जैसे जिनके वेरिएबल्स होते हैं। इनमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको मैं सॉल्व करता हूँ। ये मैंने लिखे, जैसे देखो x और y, ये दोनों क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है।
अब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। बताया था ना कि लाइक टर्म्स में वो लाइक होती हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है, पावर भी सेम होती है। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता ना उसके साथ 1 होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट के कंसेप्ट में हमने सीखा था, कोएफिशिएंट में जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं ना होता, जो लिखा नहीं होता, वो 1 होता है। तो इसमें अब ये 1 +2 +3 कि जब भी प्लस माइनस में अलजबरे में ऐड किया जाता है तो उनके कोएफिशिएंट को एक तो किया जाता है लाइक टर्म को आपस में प्लस किया जाता है। लाइक टर्म में जैसे ए में बी को प्लस नहीं कर सकते, एक्स में वाई को नहीं कर सकते, एक्स में एक्स ही प्लस होता है, वाई में वाई प्लस होगा या माइनस होगा। इस तरह ए में ए वाली 1 +2 3 3 + 3 6 6 ए, फिर ए को एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब एक्स इधर ये एक्स है, एक्स में एक्स वाली वैल्यू सॉल्व होती है, वाई में वाई वाली। एक्स की वैल्यू वाई में सॉल्व नहीं होगी, ये वैसी साथ की साथ ही रहेगी। इसके साथ 1 है, ये 1x है और 3x ही है, टोटल बन जाएंगे 4x - y। ये y एज इट इज़ आ गया। x में जो लाइक टर्म है ना उनको हमने सॉल्व कर लिया। ये p है और p कहीं नहीं है, ये pq है और pq इकट्ठा कहीं नहीं है। अगर pq 2 हों तो जो pq के साथ ही सॉल्व हो सकते हैं, और q नहीं है, r भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ यही आंसर आ जाएगा। ये a² है, ये b² है, दोनों लाइक टर्म तो नहीं है ना, अलग अलग हैं, तो ये यही इसका आंसर आएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये x वाली है, ये y, ये x वाली है, ये y वाली है, ये z वाली है, तो ये भी एज इट इज़ रह जाएंगी। ये x वाली है और कहीं पे अकेला x नहीं है, ये zx है, ये zy है और yz इकट्ठा नहीं है। अगर दो वैल्यू इकट्ठी हो ना वेरिएबल, तो जो yz या zy, ये yz के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है, किसी और के साथ नहीं। तो ये भी तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो ये भी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। इसमें देखें ये x है, ये भी x है, x वाली वैल्यू के साथ सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये x है, ये x² है, ये इनके साथ लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म में ना पावर का भी सेम होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इधर कोएफिशिएंट तो जो मर्जी हो, लेकिन अगर x हो और दूसरी तरफ x² हो, तो अगर पावर इनकी डिफरेंट हो तो ये लाइक टर्म नहीं होती। ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया है। ये दोनों लाइक हैं, यानी एक जैसी हैं। 4x + 5x हो जाएगा 9x। जो लाइक नहीं ना होती, जो इन जैसी नहीं होती, वो वैसे के वैसे साथ आ जाएगी। तो ये बेटा इस पार्ट के आंसर आ गए। इस क्वेश्चन में है देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल। एक स्कूल का जो ग्रेड 6 है, जो क्लास 6 है, उसके अंदर 25 गर्ल्स हैं और 27 बॉयज़ हैं। एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7। ये ग्रेड 6 के हैं और ये ग्रेड 7 में बॉयज़ और गर्ल्स हैं इन द सेम स्कूल। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द बोथ द ग्रेड। यानी कि दोनों ग्रेड्स के अंदर सम ऑफ गर्ल्स की लड़कियों की तादाद कितनी है और बॉयज़ की तादाद कितनी है दोनों ग्रेड्स में, यानी 6 और 7 के बॉयज़ को भी ऐड करना है और गर्ल्स को भी ऐड करना है, ये हमने बताना है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो ग्रेड 6 में 25 गर्ल्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 25 गर्ल्स के लिए हम जी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। 25 गर्ल्स हैं और 27 बॉयज़ हैं। बॉयज़ के लिए बी का वर्ड यूज़ करते हैं, जो लेटर ना वो यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह ग्रेड 7 में 30 बॉयज़ हैं एंड 23 गर्ल्स हैं। ये प्लस इसलिए डालते हैं कि इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो करने के लिए इस तरह करके कि क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स को प्लस करें तो टोटल जो ग्रेड 7 के अंदर स्टूडेंट है उनकी तादाद आ जाती है। लेकिन उन्होंने अब इसमें यह कहा है कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इकट्ठा इनको प्लस करना है हमने। तो अब देखें कि हम ऐसा करेंगे कि अब दोनों एक्सप्रेशंस को ना हम ऐड कर लेंगे। 25g + 27b + 30b + 23g। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको हम ऐड करेंगे। लाइक मतलब होता है जो एक जैसे हैं। एक जैसे क्या हैं, गर्ल्स के अंदर गर्ल्स को, बॉयज़ के अंदर बॉयज़ को। 25g + 23g हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि गर्ल्स के अंदर गर्ल्स को प्लस करके आंसर लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने एक स्टेप ज़रा लिख दिया डिटेल से। ये तो पहले इकट्ठे हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 27b + 30b। अब इन दोनों को प्लस किया 25 और 23 को, यह आ जाएगा 48।
48G प्लस, यानी गज़ के अंदर गज़ को हमने प्लस कर लिया ऐसे करके। जो लाइक टर्म होती है ना, लाइक मैंने एक जैसे गर्ल्स के अंदर गर्ल्स को प्लस किया और बॉयज़ के अंदर बॉयज़ को, यानी बी के अंदर बी को, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा ये 57B। तो ये बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनके टोटल जो गर्ल्स और टोटल बॉयज़ की तादाद आ गई। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में है कि अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप, बर्गर शॉप पे काम करता है। ऑन मंडे ही सोल्ड 40 बर्गर्स, 25 फ्राइज़ एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक हो गया। मंडे को उसकी जो सेल हुई है उसमें 40 बर्गर्स हैं, 25 फ्राइज़ हैं और 40 और 60 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जो बॉटल्स होती हैं। अच्छा जी। ऑन ट्यूसडे, पहले मंडे की बात कही थी, अब ट्यूसडे की आ गया। वो ट्यूसडे को उसने 35 बर्गर्स उसके सेल हुए हैं, 28 फ्राइज सेल हुए हैं और 54 कोल्ड ड्रिंक्स सेल हुए हैं। राइट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड हाउ मैनी बर्गर्स, फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डे। तो उसके इन दोनों दिनों में टोटल कितने बर्गर, फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक्स सेल हुई हैं, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनको बताना है। अब इसके बर्गर के साथ मैं बी लिखूँगा, उसका मंडे को 40 बर्गर सेल हुए हैं प्लस 25 फ्राइज़ के साथ मैं एफ़ लिख दूँगा क्योंकि फ्राइज़ एफ़ से बन रहा है तो इसलिए, और 60 कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मैं सी लिख लूँगा क्योंकि पहले सी नहीं है ना, इसलिए इसके साथ सी लिख दिया। तो अब इसी तरह ट्यूसडे को उसके 35 बर्गर सेल हुए हैं प्लस 28 फ्राइज सेल हुए हैं प्लस 54 और उसकी कोल्ड ड्रिंक्स सेल हुई हैं, 54 कोल्ड ड्रिंक्स। अब इनको हमने टोटल करना है। अब हमने बर्गर्स के अंदर बर्गर्स को ऐड करना है, फ्राइज़ के अंदर फ्राइज़ को ऐड करना है और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स को ऐड कर लेना है। इसको मैं ऐसे कर लें 35, जिसको मर्जी पहले लिख लें, 35B प्लस 40B, बर्गर को बर्गर के साथ प्लस, अब 25 फ्राइज़ प्लस 28 फ्राइज़ प्लस, अब कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स 60 कोल्ड ड्रिंक्स प्लस 54 कोल्ड ड्रिंक सी का साथ सी। अब इसमें जो लाइक टर्म होती हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, उनको हमने ऐड करना होता है बी के साथ बी। अब 40 और 35 हो जाते हैं 75B और इसके अंदर ये 53 फ्राइज़ प्लस, इनको प्लस करेंगे तो 114C ये कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको अलग अलग भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 75 मतलब बॉटल्स, 53 फ्राइज़ और 114 कोल्ड ड्रिंक्स। आप इसके साथ पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहा है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। बेहतर वही है कि ऐसे लिख लें आप।